नमस्कार और स्वागत है। आज की हमारी पड़ताल का आधार एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। ये विद्या चैनल से आदिकालीन हिंदी साहित्य भाग 2 नामक प्रस्तुति का शुरुआती अंश है और ये शुरू होता है एक बड़े वादे के साथ। श्रोताओं को आदिकाल के प्रमुख नामों, उनके साहित्यिक परिचय और उनके योगदान को सरल भाषा में समझाया जाएगा। आज हम हिंदी साहित्य के उस शुरुआती दौर की बात करने वाले हैं जिसे आदिकाल कहते हैं। ये एक ऐसा समय है जो मुझे हमेशा एक पहेली जैसा लगता है। अच्छा। हाँ, एक तरफ मंदिरों में भजन चल रहे हैं, मठों में योग साधना हो रही है, तो दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में तलवारें चल रही हैं। बिल्कुल। एक तरफ राजाओं की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ संत हैं जो हर तरह के आडंबर को चुनौती दे रहे हैं। ये सब एक ही समय में हो रहा है। और यही इस दौर की सबसे बड़ी खूबी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि ये सिर्फ अलग अलग घटनाओं का दौर नहीं था, बल्कि ये एक पहचान के संकट का दौर था। राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और सबसे ज्यादा भाषा के तौर पर। हर चीज अपनी शक्ल ले रही थी। हाँ, बदल रही थी। और इसी उथल पुथल से वो साहित्य निकला जिसकी हम आज बात करेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये समझते हैं कि ये बिखरा हुआ विरोधाभासों से भरा दौर आखिर हिंदी साहित्य की मजबूत नींव कैसे बना, और इसकी कौन सी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। तो सबसे पहला सवाल तो इसके नाम को लेकर ही मन में आता है। आदिकाल तो ठीक है, एक शुरुआती दौर, लेकिन मैंने सुना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा था। हाँ, कहा था। सच कहूं तो ये नाम सुनने में ज्यादा दमदार लगता है, ज्यादा रोमांचक। तो इसमें क्या बुराई थी कि ये स्वीकार नहीं हुआ? आपका सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सीधा उसी पहचान के संकट की जड़ पर चोट करता है। देखिए, वीरगाथा काल नाम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा दिखाता है। अच्छा। ये ऐसा है जैसे किसी फिल्म को सिर्फ उसके एक्शन सीन से जज करना, जबकि उसमें कॉमेडी, ड्रामा और संगीत भी हो। समझ गया। आचार्य शुक्ल ने उस दौर में रचे गए रासो ग्रंथों पर ज्यादा ध्यान दिया, जिनमें वीरता और युद्ध का जबरदस्त वर्णन था। तो उनके नजरिए से ये नाम बिल्कुल सही था। अच्छा, तो ये बस नजरिए का फर्क है? यानी साहित्य का नामकरण भी इस बात पर निर्भर करता है कि इतिहासकार किस पहलू पर अपनी टॉर्च की रोशनी डाल रहा है। बिल्कुल। किसी ने वीरता देखी तो किसी ने कुछ और। जैसे राहुल सांकृत्यायन ने देखा कि उस दौर पर बौद्ध सिद्धों और सामंती राजाओं का बहुत गहरा असर था। तो उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने इसे सिद्ध सामंत काल कह दिया। उनकी नजर में असली ताकत या तो इन रहस्यमयी साधुओं के पास थी या फिर जमींदार सामंतों के पास। और भी नाम थे? हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा, क्योंकि ज्यादातर वीर गाथाएं राजा के दरबारी कवि यानी चारण ही लिख रहे थे। तो फिर आदिकाल नाम पर सहमति कैसे बनी? ऐसा क्या था इस नाम में? ये नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है और इसकी खूबसूरती इसके खुलेपन में है। खुलेपन में? मतलब ये किसी एक विचारधारा या प्रवृत्ति का बिल्ला नहीं लगाता। ये नाम एक तरह से ये कहता है कि देखो, ये एक शुरुआत थी, इसमें वीरता भी थी, भक्ति भी थी, रहस्य भी था और विद्रोह भी था। ये किसी एक रंग को नहीं बल्कि पूरी इंद्रधनुष को समेट लेता है। बिल्कुल। इसीलिए ज्यादातर विद्वानों ने इसे अपनाया, क्योंकि ये किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। और जहां तक समय की बात है, ये दौर कब से कब तक माना जाता है मोटे तौर पर? ज्यादातर विद्वान इसे विक्रम संवत 1050 से 1375 के आसपास का मानते हैं, मतलब आज से लगभग 1000 साल पहले का समय। तो ये जो नामों को लेकर इतनी खींचतान थी, वो उस दौर के माहौल से ही निकली होगी। जाहिर है। कैसा था वो समय जब ये सब लिखा जा रहा था? माहौल भी पहचान के उसी संकट से गुजर रहा था। सम्राट हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु के बाद भारत की जो एक केंद्रीय शक्ति थी वो बिखर गई। कोई एक बड़ा राजा नहीं था? कोई नहीं। देश छोटे छोटे राजपूत राज्यों का एक झुंड बनकर रह गया, जो आपस में ही लड़ते रहते थे। दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, गुजरात सब अपनी अपनी दुनिया में राजा थे। राष्ट्र की कोई एक साझा पहचान थी ही नहीं। यानी एक राजनैतिक बिखराव था, और यही बिखराव हमें साहित्य के नामों में भी दिख रहा है। ठीक यही बात है। जब देश की कोई एक पहचान नहीं थी, तो उसके साहित्य की कोई एक पहचान तय करना कितना मुश्किल रहा होगा। समाज में भी सामंतवाद का बोलबाला था। राजा के नीचे बड़े बड़े जागीरदार थे जो आम जनता पर राज करते थे। अंधविश्वास, तंत्र मंत्र का जोर था। और धर्म के मैदान में वहां भी क्या ऐसे ही उथल पुथल थी?
अरे धर्म की बात करें तो वहां तो जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। बौद्ध धर्म अपने पतन की ओर था और उसकी वज्रयान शाखा में कई विकृतियां आ गई थीं। तंत्र मंत्र जैसी। हाँ, और एक तरह का रहस्यवाद हावी हो गया था। इन्हीं वज्रयानियों से सिद्ध निकले। दूसरी तरफ नाथ संप्रदाय योग और आत्म अनुशासन की बात कर रहा था और पश्चिम भारत में जैन धर्म का गहरा प्रभाव था। बाप रे, मतलब एक ही समय में कई धार्मिक धाराएं एक दूसरे से टकरा भी रही थीं और एक दूसरे को प्रभावित भी कर रही थीं। कमाल है। ऐसे बिखरे हुए और लड़ते भिड़ते माहौल में तो साहित्य लिखना ही अपने आप में एक बड़ी बात है ना? मुझे तो लगता था सब तलवारें ही भांज रहे होंगे, पर यहाँ तो साहित्य की पूरी चार धाराएं एक साथ बह रही थी। हाँ, और चारों का रंग रूप मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। चलिए पहली धारा से शुरू करते हैं, सिद्ध साहित्य। ठीक है। जैसा मैंने कहा, ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से निकले थे और इनकी संख्या 84 मानी जाती है। सरहपा, सबरपा, लुईपा ऐसे इनके नाम थे। इनकी सबसे खास बात क्या थी? इनकी सबसे बड़ी खासियत थी इनका विद्रोह। विद्रोह? किसके खिलाफ? हर चीज के खिलाफ। इन्होंने वेदों, पुराणों, पंडितों, पूजा पाठ, हर तरह के बाहरी आडंबर का मजाक उड़ाया। और ये सब उन्होंने संस्कृत में नहीं, आम लोगों की भाषा में किया होगा। बिल्कुल, उस समय की आम बोलचाल की भाषा में किया, जिसे जन भाषा कहते हैं। इनकी भाषा को संधा भाषा भी कहा गया। संधा भाषा, ये कैसा नाम है? संधा यानी गोधुली, शाम का धुंधलका। अच्छा। जैसे शाम के धुंधलके में चीजें साफ भी दिखती हैं और छिपी भी हुई रहती हैं, वैसे ही इस भाषा के दो मतलब होते थे। एक सीधा सरल जो कोई भी समझ ले, और दूसरा गहरा आध्यात्मिक अर्थ जो सिर्फ पहुंचे हुए साधक ही समझ पाएं। मतलब एक तरह का सीक्रेट कोड था उनका, आप कह सकते हैं। सरहपा का दोहा कोश इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो सिद्धों के बाद आए नाथ, क्या ये भी उन्हीं की तरह थे? नहीं, बल्कि ये सिद्धों के प्रतिक्रिया में आए थे। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। अच्छा, प्रतिक्रिया में? हाँ, उन्होंने सिद्धों के तंत्र मंत्र और भोग विलास वाली जीवन शैली का विरोध किया। उन्होंने कहा कि असली धर्म आत्मानुशासन में है, हठ योग में है, अपनी इंद्रियों पर काबू पाने में है। और गुरु की महिमा पर भी इन्होंने जोर दिया। बहुत जोर दिया। यानी जहां सिद्ध व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे, वहीं नाथ एक नई अनुशासित व्यवस्था बना रहे थे। इनकी भाषा कैसी थी? इनकी भाषा सिद्धों से ज्यादा सधी हुई और व्यवस्थित थी। इसमें हमें खड़ी बोली के शुरुआती बीज दिखाई देते हैं। और तीसरी धारा है जैन साहित्य, ये तो नाम से ही साफ है। बिल्कुल। पश्चिम भारत में, खासकर गुजरात और राजस्थान में, जैन मुनियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए खूब साहित्य लिखा। लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग था, है ना? बहुत अनोखा था। इन्होंने हिंदुओं के पुराणों और रामायण महाभारत की कहानियों को उठाया और उन्हें अपने जैन सिद्धांतों के चश्मे से फिर से लिखा। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब राम और कृष्ण की वही कहानियां, लेकिन एक नए नजरिए से। हाँ, जैसे स्वयंभू नाम के एक महान कवि हुए, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि तक कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि? जी, उन्होंने रामकथा पर पौमचर्यु नाम का एक विशाल महाकाव्य लिखा, लेकिन उसमें राम एक जैन तीर्थंकर के आदर्शों पर चलने वाले महापुरुष है। और एक और बड़ा नाम आपने बताया था, हेमचंद्र। हाँ, हेमचंद्र। वो व्याकरण के इतने बड़े आचार्य थे कि उन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा गया। अपभ्रंश का वाल्मीकि, प्राकृत का पाणिनि, ये तो बहुत बड़ी उपाधियां हैं। मतलब ये सिर्फ धार्मिक साहित्य नहीं था, ये उच्च कोटि का साहित्यिक काम भी था। निश्चित रूप से। और अब आते हैं उस चौथी धारा पर, जिसका नाम सुनते ही आदिकाल की पूरी तस्वीर आंखों के सामने घूम जाती है। रासो साहित्य। रासो साहित्य। हाँ, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, यही वो साहित्य है जिसके आधार पर वीर गाथा काल नाम रखा गया था। इसमें ऐसा क्या खास था? खास ये था कि दरबारों में लिखा जा रहा था। चारण कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की तारीफ में कविताएं लिखते थे। और इन कविताओं में दो ही रस मुख्य होते थे, वीर और श्रृंगार। बिल्कुल, या तो युद्ध का जबरदस्त वर्णन या फिर राजा के प्रेम प्रसंगों का, और वर्णन भी ऐसा जिसमें कल्पना का घोड़ा इतिहास से कहीं आगे निकल जाता था। मतलब ये कि पृथ्वीराज चौहान असल में कैसे थे, ये जानने के लिए पृथ्वीराज रासो पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। बहुत कम, और कवि की अपनी कल्पना बहुत ज्यादा है। लेकिन इसकी साहित्यिक ताकत? हाँ, वो देखिए, चंदबरदाई के पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, और जगनिक का जो परमाल रासो है, जिसे हम आल्हा खंड के नाम से जानते हैं, उसकी तो बात ही अलग है।
उसकी एक पंक्ति आज भी लोगों की जुबान पर है। कौन सी? 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। वाह, मतलब 12 साल कुत्ते की जिंदगी, 13 साल सियार की, लेकिन क्षत्रिय सिर्फ 18 साल जीता है। उसके बाद का जीवन धिक्कार है। इसमें तो एक अजीब सी वीरता और आक्रामकता है ना? ये पंक्तियां आज भी उत्तर भारत के गांवों में बरसात के मौसम में जब गाई जाती हैं तो सुनने वालों के खून में उबाल आ जाता है। यही रासो साहित्य की ताकत है। ये इतिहास का दस्तावेज नहीं, बल्कि उस युग की भावनाओं का महाकाव्य है। बिल्कुल। हमने इतने अलग अलग तरह के साहित्य की बात कर ली। मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है, इन सब की भाषा क्या थी? क्या ये सब एक ही भाषा में लिख रहे थे या यहाँ भी एक खिचड़ी पकी हुई थी? यहाँ तो भाषाओं का महाभोज चल रहा था। कोई एक मानक भाषा थी ही नहीं। अच्छा। जो मुख्य साहित्यिक भाषा थी, जिससे ये सारी नई भाषाएं जन्म ले रही थीं, वो थी अपभ्रंश। लेकिन रासो साहित्य के कवियों ने अपने मकसद के हिसाब से अपभ्रंश के 2 अलग-अलग रूप बना लिए थे। कौन कौन से? डिंगल और पिंगल। डिंगल और पिंगल, ये नाम तो बड़े मजेदार हैं। इनमें क्या फर्क था? डिंगल, जो अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से बनी थी, एक कठोर, कर्कश और जोश भरी भाषा थी। युद्ध के लिए? हाँ, इसमें ट, ठ, ड जैसे अक्षर ज्यादा होते थे, जिससे एक लड़ाई का माहौल बनता था। इसे पढ़ते हुए आपको संगीत नहीं, तलवारों की टनटनाहट सुनाई देगी। यानी ये उस जमाने का हेवी मेटल म्यूजिक था? आप कह सकते हैं। और इसके ठीक उलट थी पिंगल। वो मीठी होगी? बहुत। ये अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी थी। ये कानों को बहुत मीठी लगती थी, इसमें कोमलता थी। तो जाहिर है इसका इस्तेमाल प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार के वर्णन के लिए होता था। कितना कमाल है। एक ही कवि जब युद्ध का सीन लिखता था तो डिंगल का इस्तेमाल करता था, और जब रानी के सौंदर्य का वर्णन करता था तो पिंगल पर आ जाता था। और इनके अलावा भी कोई भाषा थी? हाँ, इसी दौर में हमें अमीर खुसरो की पहेलियों में दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली का शुरुआती रूप मिलता है। और उधर मिथिला में विद्यापति अपने गीतों में मैथिली भाषा का इतना सुंदर प्रयोग कर रहे थे कि उन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। तो एक ही समय में अपभ्रंश, डिंगल, पिंगल, खड़ी बोली, मैथिली भाषाओं का कैसा संगम था। बिल्कुल। एक और छोटी सी पहेली है, खुद रासो शब्द को लेकर क्या इसके मतलब पर भी कोई बहस है? हाँ, और ये बहस भी इस दौर की जटिलता को ही दिखाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते थे कि ये शब्द रसायन से बना है, और हजारी प्रसाद वो इसे संस्कृत के काव्य रूप रासक से जोड़ते हैं, जो एक तरह का नाच गाने वाला नाटक होता था। कुछ लोग इसे राजयश तो कुछ रहस्य से भी जोड़ते हैं। मतलब आज तक इस पर कोई एक राय नहीं बन पाई है? नहीं। तो आज की इस पूरी पड़ताल को अगर समेटना हो तो हम क्या कह सकते हैं? हम यही कह सकते हैं कि आदिकाल कोई एक सीधी सपाट जमीन नहीं, बल्कि कई नदियों का एक डेल्टा है। वाह। इसमें सिद्धों के विद्रोह की धारा है, नाथों के योग की धारा है, जैनियों की धर्म कथा की धारा है और चारणों की वीर गाथा की धारा है। ये सारी धाराएं मिलकर हिंदी साहित्य का विशाल सागर बनाती हैं। एक तरफ तलवारों का शोर है तो दूसरी तरफ एक तारीकी शांत धुन, और शायद यही विविधता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल सही। ये हिंदी साहित्य की वो नींव है जिसमें हर तरह का पत्थर लगा है, युद्ध का भी, भक्ति का भी, श्रृंगार का भी और ज्ञान का भी। एक ऐसी नींव जो बाहर से भली ही थोड़ी ऊबड़ खाबड़ दिखे, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है। तो इस बातचीत के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज से 1000 साल पहले इन रासो काव्यों में जो राष्ट्र और वीरता भी भावना दिखती है, वो किसी राजा या एक छोटे से राज्य के लिए थी। सही बात है। आज जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो उसकी धारणा कितनी बदल गई है? या क्या आज भी हमारी वीरता की कल्पना कहीं ना कहीं उन्हीं राजा महाराजाओं की कहानियों से जुड़ी हुई है? और ये भी कि क्या उन वीर गाथाओं का